जी, पहला सवाल देखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द टैक्सेशन ऑफ बेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। काउंटिंग प्रॉफिट इज 1270। अच्छा, यकम मई 2020 को um, आपने 500 गोट्स लिए एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 70,000 पर गोट। भाई ये परचेज प्राइस है। तो अकाउंटिंग वाले जो है वो जो मर्जी करें, टैक्स वाले परचेज प्राइस पे चीजों को रखेंगे। तो टैक्स बेस आ जानी थी 500 गोट्स इंटू 70,000। ये आ जानी थी 500 गोट्स इंटू 70,000। ये परचेज प्राइस आ जानी थी। कॉस्ट टू सेल इज 3% वेन एवर एन एनिमल इज सोल्ड। तो फेयर वैल्यू ऑफ गोट इज 95,000 एट 31 दिसंबर 2020। अच्छा, अब जो है ना, अगर नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज एक स्टूडेंट ने लिखा नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है, जरा बता दें। आ रही है, ओके। अच्छा, अब आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड में परचेज भी रिकॉर्ड होती है इसके ऊपर, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। और स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो ईयर एंड के ऊपर जो गेन लॉस आता है वो भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे है। तो अब देखें मोहतरम, कि हमारी परचेज प्राइस क्या है। हमारी परचेज प्राइस है 70,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, और उसमें से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 97% से। तो 70,000 इंटू 500 इंटू 97%। परचेज हमने रिकॉर्ड करनी है 34 पे। इसकी मैंने एंट्री क्लास में ऐसे करवाई थी। बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड होगा इस पर, और हमारी जेब से कैश गया 35। तो लॉस आ गया 1 का। ये अकाउंटिंग वालों ने इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस रिकॉर्ड किया है। क्लियर? क्योंकि परचेज रिकॉर्ड होगी फेयर वैल्यू के ऊपर। क्लियर? ये अकाउंटिंग वालों का लॉस आ गया 1 का। अब जब ईयर एंड आएगा, कोई बोल दे क्लियर। अब जब ईयर एंड आएगा, तो ईयर एंड के ऊपर जो है वो हमारा एसेट पड़ा हुआ है परचेज 34 पे। और जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी क्लियर, शुक्रिया जी। अच्छा, अब जो है वो ईयर एंड के ऊपर हमारा एसेट हो गया 95,000 का। तो 500 जानवर इंटू 95,000 इंटू 97%। तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आ गई 46.1। अब वो बायोलॉजिकल एसेट जो किताबों में 34 पे पड़ा हुआ है, वो जब 46 पे हम लेके जाएंगे तो 12.1 का गेन आएगा। इस गेन को हम फेयर वैल्यू गेन कहेंगे। अकाउंटिंग वालों ने 1 रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया और 12.1 का गेन रिकॉर्ड किया। इसको उल्टाएं, लॉस उल्टाएं और ये गेन उल्टाएं। ये उल्टाने के बाद बस टैक्स वाले जब कभी जानवर बिकेंगे तब इनकम में डालेंगे। तो करंट टैक्स में और कुछ नहीं करना। और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की बात मैंने आपसे कर ली है। टैक्स बेस विल बी परचेज प्राइस। नेक्स्ट जी। ऑन यकम नवंबर 2020 बीएल सोल्ड अ प्रोडक्ट फॉर 30 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 8 मिलियन जो है एडवांस पेमेंट है, और डिस्काउंट रेट 20% है। टैक्स वाले कहते हैं जब कभी पैसे मिलेंगे तब इनकम में डालना है। तो कोई मसला नहीं, ये तो आसान सी एडजस्टमेंट थी। हमारा 30 में से 8 रिसीव हो गया आज। हम करेंगे क्या, पीछे बच गया 22। हमने सेल रिकॉर्ड करनी है 8 प्लस 22 को 1 साल पीछे ले आना है। प्लस 22 को 1 साल पीछे ले आना है। ये हमारी सेल रिकॉर्ड होगी 26.3 पे। क्लियर? उसमें से फॉरेन कैश आया 8, 18.3 बचा, उस पे हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 3.7। लेकिन याद रखिएगा 3.7 पूरा इंटरेस्ट नहीं उल्टाना था। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने क्या इनकम में डाला? अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाला 26.3, और 3.7 का डाला होगा 2/12। अकाउंटिंग वालों का 26.3 और 3.7 का 2/12 उल्टा दें। और टैक्स वाले कह रहे हैं जितना आया है उतना इनकम में डाल दें। क्लियर जी? तो जितना आया है कैश रिसीव हुआ उसको हमने इनकम में डाल दिया। आगे चलें। ओके। अब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। जहां तक ताल्लुक है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का, तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के अंदर जो है वो हम देखते हैं। कैरिंग अमाउंट तो वही आ जाएगी ना, जो है, क्या कहते हैं, किधर है ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, कैरिंग अमाउंट बड़ी मजे की आएगी। कैरिंग अमाउंट आएगी 18.3 प्लस 3.7 का 2/12। क्लियर?
18.3 प्लस 3.7 का 2/12, ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। टैक्स वाले क्योंकि कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं इसलिए टैक्स बेस जीरो आ जाएगी। ओके नेक्स्ट। On Yekam October 2020, BL acquired 12 million debentures at 132 per share, whose face value is 100 each. The coupon interest rate is 11% per annum. Coupon interest rate 11% per annum है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इतने। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इग्नोर करना था क्योंकि एफईटीपीएल मॉडल था। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 the debentures were quoted on Pakistan stocks में 140 debentures are subsequently made under tax laws। इंटरेस्ट पे टैक्स लगना है 12% और कैपिटल गेन पे टैक्स लगना है 15%। इन दोनों बातों को मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम अपना टी अकाउंट बनाते हैं। इसमें ना परचेज प्राइस लेते हैं 12 × 132, ये परचेज प्राइस आ जाएगी। और कैरी डाउन हमारा आ जाएगा 12 × 140। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का टी अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का जब हम टी अकाउंट बनाने आए तो 12 × 132 1584 और 12 × 140 1680। अच्छा एक बात तो शायद आपको याद हो, मैंने कहा था जब कभी एफईटीपीएल में इंटरेस्ट बारों बार जनरल एंट्रीज में जाता है, लेकिन एक बात और भी हमने की थी कि जब कभी ऐसा हो कि अकाउंटिंग ईयर एंड और वो ईयर एंड मैच ना कर रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में आप लोग इंटरेस्ट को डिबेंचर के टी अकाउंट में डाल दें। ये बात किसी को याद है तो जरा ओके करके बता दें। एक पास पेपर का भी सवाल था। जी शुक्रिया। इस वजह से इंटरेस्ट हमने कूपन रेट पे निकाला है 1200 × 11% इंटू 3/12 करके हमने इस इंटरेस्ट को इसी अकाउंट में डाल दिया, तो हमारा फेयर वैल्यू गेन आ गया 63। अब अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की हुई है और अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया हुआ है फेयर वैल्यू गेन। टैक्स वाले फेयर वैल्यू गेन को नहीं मानेंगे जब तक कि चीज बिक ना जाए, इसलिए इसको उल्टाना पड़ेगा। और टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट इनकम जो अर्न हुई है वो इनकम में डालो। अच्छा, जो अर्न हुई है वो इनकम में डालें। इज टैक्सेबल एट 12% व्हेन अर्नड। जो अर्न हो गई है वो इनकम में डालें, यानी अकाउंटिंग वालों ने जो कही है वही इनकम में डालें, लेकिन रेट लगाएं 12%। बस ये एक थोड़ा सा इख्तलाफ है। रेट लगाएं 12%, वरना वो भी कूपन रेट वाली को मान रहे हैं। तो वो हमारी इनकम को इनकम मान रहे हैं लेकिन रेट डिफरेंट लगा रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि देखें। रिवाइज वाली को तो कोई ये क्लास नहीं है, वो फिर हम कल क्लास कर लेंगे। या कल या परसों को सवालात आपके ले लेंगे, उसमें हो सकता है। अभी तो मॉक डिस्कशन चल रही है, फिर तो यही खत्म हो जाए, बड़ी बात है। अच्छा, अब जो है वो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाएंगे, अकाउंटिंग वालों के इंटरेस्ट इनकम उल्टाकर फौरन नीचे लेके जाएंगे क्योंकि इस पे रेट कितने परसेंट लगना है, 12% लगना है। तो अब अगली बात, टैक्स वाले कह रहे हैं कि जो आपका गेन होगा उस पे हम तब टैक्स लगाएंगे जब कभी चीजें बिकेंगी। अब देखें, मैंने आपको कहा था परचेज प्राइस को ले लीजिएगा कैरिंग अमाउंट, और सॉरी कैरिंग अमाउंट इसको ले लीजिएगा 1680, और टैक्स बेस ले लीजिएगा परचेज प्राइस। लेकिन ये ना आईकेएफ ने कभी टेस्ट नहीं किया था, ये जरा अजीब सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इस डिस्कशन में भी पढ़ नहीं रहे, जब मैंने सोल्यूशन बनाया तब ये चीज मेरे सामने आई कि ये हमें ऐसे नहीं डालनी चाहिए थी। इस तरह करते हुए कैलकुलेशन जरा टैक्स वालों के एतबार से डिफरेंट और मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिलहाल मैंने आपकी आसानी के लिए काम किया है। मैं ये जो बजाय कि मैं यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लिखता और टैक्स बेस लिखता जिस तरह हम क्लास में लिखते थे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गेन ले गया हूँ 63। इस 63 को मैं कहूंगा, बाकी इस डिस्कशन को अब छोड़ें, अब वो फिर लंबी बहस हो जानी है। क्योंकि ऐसा चाहिए कि आपने इस तरह कभी टेस्ट नहीं किया, इस तरह टी काउंट तो बनाना टेस्ट की है, लेकिन इस तरह टी काउंट डाल के IS 12 के साथ मिक्स नहीं किया। इस वजह से थोड़ी सी कुछ और बात करनी पड़ती है, वो करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस तरह कभी आएगा आपने टेस्ट नहीं किया। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम हम करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टा के अलग रेट लगा दिया 12%, और 63 पे डेफर करके टैक्स देना है जब कभी टैक्स देना पड़ा, और वो उसने बता दिया 15% रेट है। क्लियर यहां तक जी? आगे चलें। ओके। अच्छा जी, अनयूज्ड असेस टैक्स लॉसेस आ रहे हैं 1200 मिलियन टिल 31 दिसंबर 2019। पिछले साल के एंड तक अनयूज लॉसेस थे 1200। हाउएवर लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट हमने सिर्फ रिकॉर्ड किया है उन लॉसेस पर
जो 40 मिलियन है, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं थी, तो आप बताएं 31/12/19 की डेफर टैक्स की वर्किंग में क्या जाएगा? 40 जाएगा या 1200 जाएगा? 40 जाएगा या 1200 जाएगा जी? पिछले साल हमें सिर्फ प्रॉफिट्स आने की उम्मीद 40 थी, इसलिए 40 जाएगा। ये डेफर टैक्स का ब्रॉड डाउन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन हो गई। नहीं, 1200 नहीं जाएगा बॉय। 31/12/19 को हमारे पास अनयूज लॉसेस थे 1200 के, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे 40 के। इसलिए आखिरी क्लासों में भी इस पे बात हुई थी कि आप डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे 40 पर। ओके, क्लियर? क्योंकि 40 के प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है फ्यूचर में। आगे चलें। ओके। अच्छा जी, हमारे साल का एप्लीकेबल टैक्स रेट है 35% फॉर 2020 एंड प्रायर ईयर्स। लेकिन हमें पता चल गया कि अगले साल से टैक्स रेट चेंज हो रहा है। भाई, इस पेज पे मैंने आपको कहा था कि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग छेड़नी है, करंट की नहीं छेड़नी। अगर हमारे साल खड़े होके अगले साल का रेट पता चल जाए, तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में अब हम रेट यूज करेंगे 35-8। याद आ रहा है? 35-8। और पुराना टैक्स क्रेडिट है जो माइनस नहीं हो सका 2 का, उसको भी देख लेते हैं अभी। अच्छा, अब देखें जी, हमने रेट्स कौन से यूज किए हैं। हमने करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर जो है वो रेट 35% ही यूज करना है। डेफर्ड टैक्स में हमने 27% यूज करना है। एनोटेट करना सबके लिए हम कर दें, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे माय डियर? डेफर टैक्स की वर्किंग में हमने रेट यूज कर लिया 27%। अच्छा, बस एक उसमें, ओहो, ये तो वो क्लियर ऑल ड्राइंग्स, इसको बंद कर दें। तो डेफर टैक्स की वर्किंग में हमने रेट यूज कर लिया माय डियर 27%। अच्छा, अब तो जो डेफर टैक्स की वर्किंग जब होगी, तो डेफर टैक्स की वर्किंग के अंदर ये हमारा ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ये हमारा कैरी डाउन आ जाएगा। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आने के बाद अब असल में ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है 35% पे, और कैरी डाउन पड़ा हुआ है 27% पे। और एक बात याद रखें, ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है उस पे, कैरी डाउन पड़ा हुआ है उस पे। और एक बात जरा याद रखेगा कि हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स जो है वो, गौर से सुनिएगा, हमारी ये जो फिगर है ये 35 पे आ रही है, और ये लेजर बनाना सिखा दें काइंडली, क्लास में समझ नहीं आई थी पे। राफे, अब तो बहुत टाइम गुजर गया, ये तो इतनी जूम मीटिंग्स में आपने नहीं पूछा, मॉक की डिस्कशन में हम कैसे समझा सकते हैं? इसके लिए फिर कोई कल परसों जूम मीटिंग रख लेंगे। ये तो अगर ये चीजें समझनी है तो इसके लिए तो ये क्लास नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जिनको चीजें समझ आ गई हैं और उन्होंने मॉक दिया है। अच्छा, तो ये 14.4 नहीं, ये भी सोल्यूशन में मैं सही करके इसको 9.4 कर देता हूँ। अच्छा, तो 17.5 हमारा कैरी डाउन आ रहा है, और 14 हमारा ब्रॉड डाउन आ रहा है। ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है 35% पे, और कैरी डाउन हमारा पड़ा हुआ है 27% पे। लेकिन रिकॉन में कौन सा रेट यूज हुआ है? रिकॉन में ये रेट यूज हुआ है 35। अब जब रिकॉन में रेट यूज हुआ है 35, तो हम करेंगे क्या? हम कहेंगे ये फिगर पड़ी हुई है 27 पे, तो इसको उठा के 35 पे ले जाओ। इसके लिए हमने यहाँ ये 8 ऐड किया है, जो 8 ऐड करने की वजह मैं आपको बता दूं। तो ये डेफर टैक्स की वर्किंग में ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी फेस पे जाके तो बस फिगर्स ने पोस्ट होना था। वो 63 के ऊपर एक डिफरेंट रेट लगा हुआ था, और 33 पे डिफरेंट रेट लगा हुआ था। अच्छा, अगली बात ये कि हमने सोचा क्या था? हमने सोचा था फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे 16 के। हमने सोचा था फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे 16 के। लेकिन माय डियर, देखें फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट्स कितने आ गए? फ्यूचर के अंदर हमारे प्रॉफिट्स आ गए 1114। यानी पिछले साल तो हमारे लिए ये साल फ्यूचर ही था ना, 1114। अब जब हमारे प्रॉफिट इतने ज्यादा आ गए हैं 1114, तो 1114 में से हमने पूरा 1200 का जो पिछले साल का लॉस था, पिछले साल का लॉस तो 1200 का था,
पूरा 1200 का जो पिछले साल का लॉस था वो माइनस करने की कोशिश की। देखिए पिछले साल का लॉस कितने, पिछले साल का लॉस है 1200, पूरा 1200 माइनस करने की कोशिश की। लेकिन वो 1200 माइनस नहीं हो सका, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स ही कितने पड़े हुए थे, हमारे पास प्रॉफिट्स ही सिर्फ 1144 के पड़े हुए थे। तो 1200 हमारा माइनस करने का दिल था। इधर मैं लिख दूंगा अनयूज लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ 1200, 1200 माइनस करने थे। लेकिन हमने माइनस सिर्फ कितने किए, 1144, क्योंकि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं थे, तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट जीरो आ गया। लेकिन टैक्स हमारा वो जो उसके ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर, उस वजह से हमने टैक्स क्रेडिट पुराना माइनस कर लिया। अच्छा टैक्स क्रेडिट मैंने कहा था इधर करंट टैक्स की वर्किंग में भी माइनस करना है, और फिर ये रिकॉन में भी माइनस करना है, दोनों जगह टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे। अच्छा अब एक बात जरा गौर से सुनेंगे। 1144 हमारा माइनस करने को दिल, 1144 हमने माइनस कर लिया, लेकिन हमने सोचा था फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे 40 के, लेकिन हमने माइनस ज्यादा कर लिया। इस कॉन्सेप्ट का हमने नाम रखा था अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। वो डेफर्ड टैक्स एसेट जो रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस पर हमें खुशी रिकॉर्ड कर लेते थे। ये 2-3 दफा क्लास में बात हुई है। इतना लॉस माइनस करना था 1200, लेकिन नहीं माइनस कर सके, सिर्फ किया 1144, 1144 का लॉस माइनस कर दिया। और 40 का लॉस जो है वो माइनस करने का सोचा था, तो कितना ज्यादा माइनस कर दिया, उस पर खुशी आ गई, इस खुशी को हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा माय डियर एक और बात सुन लें। अब 1200 माइनस 1144, ये बच गया 56। इस 56 के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अनयूज कह सकते हैं। और 56 को अगर आप इधर लिख आते तो कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं थी। 56 का अनयूज लॉस हमारे साल की डेफर टैक्स की वर्किंग में। लेकिन असल में ना पिछले साल लिखा हुआ था प्रॉफिट्स की उम्मीद है, इस साल उसने अब लिखा नहीं हुआ कि अगले सालों में प्रॉफिट्स की उम्मीद है। वैसे तो प्रॉफिट आने लग गए हैं, आप अजम्पशन भी ले सकते थे कि प्रॉफिट्स आएंगे फ्यूचर में, लेकिन अगर ऐसी बात ना लिखी हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वैसे आईकेप में ये मसला नहीं आएगा, क्योंकि आईकेप बता रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आईकैप के एंगल से आप फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की उम्मीद लिख दिया करें। तो मैं इस उम्मीद के ऊपर भी इसको इम्प्लाइड नहीं, हाँ हाँ इम्प्लाइड ले लेंगे, ठीक है चले इम्प्लाइड ले लें प्रॉफिट्स आएंगे। मैं इस बेस के ऊपर आपको जो है वो सोल्यूशन दे दूंगा। हम उम्मीद कर लेंगे कि प्रॉफिट्स आएंगे। हमने 1200 माइनस करना था, लेकिन हमने 1144 माइनस किया, बाकी को हम फिर कभी माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, सही है इंशाल्लाह एग्रीड। ये इम्प्लाइड है कि प्रॉफिट्स आएंगे, अनलेस के सवाल बता दे कि नहीं आएंगे। ओके। Beta Energy Limited is a listed power generation company operating coal and renewable plants. कोयले वगैरह में और प्लांट्स में काम कर रही है। गवर्नमेंट अनाउंस स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस दैट मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशंस लगाए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होंगे। मिसाल के तौर पे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने होंगे या और कुछ ऐसा करना होगा। टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिक्वेस्टेड डिस्क्लोजर, जिन लोगों ने आप में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उन्होंने आपने डिस्क्लोजर देने को कहा है कि ये जो ट्रांजिशन है, यानी अब नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, तो ये ट्रांजिशनल फीस है, इसमें रिस्क क्या है आपको वो हमें बताएं। कंपनी एक्सपीरियंस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब वेदर इवेंट्स की वजह से हमारे जो सप्लायर से हम चीजें लेते हैं, उन चीजों में मसला आया है हमें। मे बी वो लो क्वालिटी की मिली हों या उनके इलाकों में कोई मसले हो गए हों जिसकी वजह से वो चीजें हमें महंगी खरीदनी पड़ी हों। मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि मैनेजमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने को कहा है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि सोलर वगैरह खरीदें। लेकिन अभी तक हमने कोई कमिटमेंट नहीं की ऐसी कमिटेड कैपिटल, यानी कि अभी तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया नहीं, करेंगे इंशाल्लाह। नो फॉर्मल सस्टेनेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क करंटली एग्जिस्ट, अभी हमारा कोई फ्रेमवर्क सस्टेनेबिलिटी का एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्कस विद रेफरेंस टू कोर कंटेंट्स द की डिस्क्लोजर बीटा एनर्जी मस्ट कंप्लाई विद अंडर IFRS S1। हम कौन कौन से कोर कंटेंट से रिलेटेड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बता दें। अच्छा कोर कंटेंट्स हमारे कौन से हैं, कोर कंटेंट्स हमारे जो हैं उनसे रिलेटेड हमने बताना है।
चलिए, कोर कंटेंट्स हमारे चार हैं गवर्नेंस। तो आपको पहले ये लाइन लिख देनी चाहिए थी, द गवर्नेंस प्रोसेसेस कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर्स सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी डिस्क्लोज्ड। ये पहले लाइन आप लिख देते। ये लाइन लिखने के बाद, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सिनेरियो से लिंक करना है इन दिस केस के, इन दिस केस द मैनेजमेंट शुड, यानी कि जो गवर्नेंस है, द गवर्नेंस अथॉरिटीज, यानी कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन इन चीजों को नीचे से लिख के आना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव सच एज गोइंग फॉर सोलर एनर्जी, जो सवाल से उठा के सोलर एनर्जी एटसेट्रा। और द मैनेजमेंट मे ऑल्सो कंसिडर द क्रिएटिंग द स्पेशल कमिटीज फॉर दिस पर्पस। और बस द मैनेजमेंट शुड डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि पहले ये लिख के आना था, फिर सिनेरियो में ये चीजें लिखते हुए थोड़ी थोड़ी अपना सिनेरियो डाल देना था। मैनेजमेंट शुड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स should include these social concerns and these environmental concerns and government regulations। तो ये उसके साथ लिंक कर देना था। और सवाल के अंदर एक लाइन देखें लिखी हुई थी कि नो फॉर्मल सस्टेनेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। तो ये आपने लिखा था, ऑल्दो नो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एग्जिस्ट बट नाउ द मैनेजमेंट शुड इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। अब मैनेजमेंट को ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगला हमारा जो कोर कंटेंट है डेट इज स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी में आपने लिख के आना था, द मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज द अप्रोच द एंटिटी यूजेस टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स। अच्छा जी, इसमें अब हमारे सिनेरियो से रेलेवेंट, द एंटिटी शुड एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, नहीं, द एंटिटी शुड नाउ एक्सप्लेन हाउ सप्लाई चेन डिसरप्शन रिस्क्स एंड capital expenditures required for required to comply environmental regulations should be disclosed। इसके बारे में बात करानी थी। तो सिनेरियो से यानी लिंक करना था, जैसे हमने लिखा हुआ बीटा मस्ट एक्सप्लेन हाउ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड ऑपरेशन सप्लाई चेन। ये आपने स्ट्रेटेजी अपनी बता के आनी है। अच्छा, अब रिस्क क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। असल में स्ट्रेटेजी ऊपर है, रिस्क बाद में है। रिस्क को इसने स्टैंडर्ड नीचे डाला हुआ है। रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करें, द मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज, पहले ये लिखना था, प्रोसेस इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करने के तरीके बताएं। ऐसी सूरत में आपने लिख के आना था कि मैनेजमेंट शुड असेस द रिस्क सच एज, असेसमेंट करनी चाहिए ना पहले रिस्क में, द मैनेजमेंट शुड असेस द रिस्क such as supply chain disruptions and the capital expenditures required due to government regulations। ये रिस्क मैनेजमेंट देखे इनको कैसे आइडेंटिफाई कर रही है। अगला, द मैनेजमेंट शुड मेक अ मैट्रिक्स। ये दो बातें लिखने के बाद मैनेजमेंट शुड मेक अ मैट्रिक्स दैट हाउ मच, क्या कहते हैं, फाइन्स और ये आर ऑलरेडी इम्पोज्ड, यानी पास्ट में क्या फाइन्स इम्पोज हुए हैं इसकी वजह से, उसको मैनेजमेंट बता दे। और इसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से हमें क्या नुकसान हुआ है, यानी इन्वेंट्री लॉस क्या हुआ है इसकी वजह से, या और क्या मसले आए हैं सप्लाई चेन, ऑर्डर डिलेज हमारे कितने आए हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से, ये बता दें। तो मेजरेबल इंडिकेटर्स यानी बताने होते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल आए हैं। ठीक है जी, क्लियर। यानी ऊपर पहले वो एक दो लाइनें लिखनी है, फिर नीचे वाली लाइनों में से हमारे सिनेरियो में से उठा के चीजें लिंक कर देनी है। जी भाई, चले आगे। ओके। अच्छा, इसके बाद था सवाल की अगली रिक्वायरमेंट। सवाल की अगली रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी शुड बी अप्लाइड इन डिटरमिनिंग विच सस्टेनेबिलिटी रिस्क इन। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें, पहले आपने मटेरियलिटी को डिफाइन कराना था कि मटेरियलिटी है क्या। असल तो वो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज आपने पहले लिख के आनी है कि मटेरियलिटी है क्या। आपने लिखना था कि an entity shall disclose material information about the sustainability related risk। Information is material if it's omitting, misstating or obscuring it could be influence the decisions of users। Therefore अब आप लिख के आए, therefore
if we omit or misstate the information relating to supply chain disclosures और environmental changes की वजह से हमारे पे जो regulations लगे हैं, if we omit these disclosures, then it will certainly influence the decisions of our users. So therefore, this information is considered to be as a material information. इस तरह अगर लिखा था, बीटा मस्ट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ रिस्क, ये सारा आप बताएं ताकि फ्यूचर के कैश फ्लोज जो है टू गेट फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैश फ्लोज की डिस्कशन हो सके। तो सबसे पहले आपने वो लैंग्वेज लिख के आनी है जो स्टैंडर्ड वाली है। उसके बाद लिख के आना है कि दीज रिस्क सच एज फला फला, सवाल वाले, should be considered as material because not disclosing them will certainly primary users of financial statements जो हैं हमारे उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड डिसीजन लेने के अंदर मसला होगा। ये आप लिख के आएंगे। ओके, क्लियर जी। चलें आगे। यानी पहले बात लिखा करें, फिर उसको सिनेरियो से थोड़ा लिंक कर दिया करें। इसकी डिटेल डिस्कशन अभी वैसे हम टेस्ट में भी करते हैं, जो टेस्ट के अंदर सवाल था, टेस्ट 17 में। ओके जी। लाइक मेन अप्रोच इज टू फर्स्ट क्रैम द बुक। हाँ, बुक लाइंस को पहले क्रैम करना है, देन रिलेटेड विद क्वेश्चन, ऐसा ही है। Brightfield Future Limited reported current assets of 12 million, current liabilities of 8 million as at 31 December 2025. In the last 2 days before the year end, management collected 2 million from debtors and immediately used the amount to repay trade creditors. डेटर से पैसे आते ही इन्होंने ट्रेड क्रेडिटर्स को फौरन पे कर दिया। देखिए, ये तो नहीं पता, सवाल तो वो जो आई के अपने 25 डाले में, मेरे ख्याल से उस किस्म का सवाल आ सकता है। ये तो थोड़ा सा हमने उससे एडवांस लेवल का बनाया है। बाकी थ्योरी का प्योर सवाल भी आ सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, in the last 2 days before year end, management collected rupees 2 million from the trade debtors and ये किसने अनम्यूट कर लिया है? दुल्ला, ये हसन रजा देखें अगर दोबारा अनम्यूट करते हैं तो। ओके, ये ओके। अच्छा भाई, अब जो है वो in the last 2 days before the year end, management collected 2 million from debtors and immediately used to pay the amount to repay trade creditors. इस पे याद रखिएगा, इससे कैश पे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे और हमारी करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएंगी बराबर अमाउंट से। मैनेजमेंट कलेक्टेड 2 million from debtors and immediately used the amount to repay trade creditors, and the company deliberately postponed a routine credit purchase और इन्वेंट्री की परचेज को रोक दिया है जो कि हो जानी चाहिए थी बिफोर ईयर एंड। अच्छा, हम पहले ये मुझे बताएं कि ये जो हमारी एडजस्टमेंट है, क्या ये एडजस्टमेंट हमारी ये जो फिगर्स आ रही हैं हमारी, ये फिगर्स हमारी कौन सी फिगर्स हैं? क्या ये फिगर्स हमारी जो है वो उससे पहले की हैं इन एंट्रीज से, या इन एंट्रीज के बाद की हैं? जी बताएं। ये फिगर्स जो आ रही हैं हमारी, ये इन एंट्रीज से पहले की हैं या इन एंट्रीज के बाद की हैं? एक्सेलेंट, बाद की हैं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ये फिगर्स हैं 31 दिसंबर 5 की, इन लास्ट 2 डेज बिफोर ईयर एंड मैनेजमेंट ने कलेक्ट किए हैं, तो ये फिगर्स बाद की हैं। अच्छा, हम अभी रिवर्स वर्किंग करके इससे पहले की जरा फिगर्स निकालते हैं। मेरे ख्याल से कैश और कैश से खेलने की जरूरत है वो बराबर हो गया है, और आप डेटर्स को और क्रेडिटर्स को जो कम हो गए हुए हैं, अब उनको आप बढ़ा दें। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स को हम कैसे बढ़ाएंगे? डेटर्स और क्रेडिटर्स में 2 2 मिलियन
ऐड कर देंगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स में 2 2 मिलियन क्या कर देंगे माय डियर, ऐड कर देंगे। अच्छा जी। अब देखें जी, डेटर और क्रेडिटर में जब हम 2 मिलियन को करेंगे कैसे करेंगे, वो ना सफेद फिल में आगे पीछे हो गए हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। इसको ना विंडो ड्रेसिंग सवाल वाले ने कहा है। तो विंडो ड्रेसिंग से पहले जो फिगर्स थी, वो फिगर्स जो है वो क्या थी, वो फिगर्स ये थी। अभी तो 12 मिलियन और 8 मिलियन आ रहे हैं ना, इससे पहले फिगर्स 14 मिलियन और 10 मिलियन थी। असल में आपने 14 मिलियन में से आपने डेटर्स को पेमेंट की, तो ये 12 मिलियन हो गया। और 10 मिलियन में से आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, तो ये हो गया। अब देखें, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से हिट हुए। जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, इसको इस तरह लिख लेना, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 8 और 14 डिवाइडेड बाय 10। अब ये रेशियो थी 1.4। 14 डिवाइडेड बाय 10 पहले था, विंडो ड्रेसिंग से पहले था, ये था 14 डिवाइड बाय 10, तो 1.4 था। अब हो गया 12 डिवाइडेड बाय 8। तो 12 डिवाइडेड बाय 8 हुआ तो छोटा जीतेगा। देखें, अ, इधर से भी दो कम हुआ, इधर से भी दो कम हुआ। जब दोनों जगह से दो कम हुआ तो छोटा जीतेगा। छोटे के कम होने से रेशो बढ़ जाती है। अब देखें, हमने जानबूझकर इन्वेंट्री की पेमेंट डिले कराई है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, देखें सवाल में तीन बातें लिखी हुई हैं। सवाल में लिखा हुआ है, हमने जो है वो डेटर से पैसे पकड़ के फौरन क्रेडिटर को पैसे दे दिए, और इन्वेंट्री जो उधार पे खरीदनी थी वो नहीं खरीदी। अगर इन्वेंट्री उधार पे खरीद लेते तो दोबारा ये फिगर्स वहीं पे आ जाती, और साल जैसे ही अगला शुरू होना है, इन्वेंट्री हमने दोबारा उधार पे खरीदनी है। जब हम इन्वेंट्री उधार पे खरीदेंगे तो ये फिगर दोबारा इन्वेंट्री डेबिट होने की वजह से 14 पे आ जाएगी, और मिसाल के तौर पे 2 मिलियन की इन्वेंट्री की अमाउंट तो उसने दी, ये फिगर दोबारा बढ़ जाएगी, और क्रेडिटर की फिगर भी दोबारा बढ़ जाएगी। तो इन्वेंट्री खरीदने को हमने जानबूझ के पेंडिंग किया है। हालांकि अगले साल के शुरू में जैसी इन्वेंट्री खरीदेंगे, दोबारा हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की सिचुएशन वही खड़ी हो जाएगी। देखिए, बिजनेसेस में ना एक सर्कल चल रहे होते हैं। ईयर एंड पे उन्होंने उस चलते हुए सर्कल को डिसीव करने की कोशिश की है। हम मजबूर थे इन्वेंट्री उधार पे खरीदने पे, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने एक दो दिन कहा, यार बाद में आना, तुम ही से उधार पे खरीदेंगे। जब उधार पे खरीदेंगे तो एकदम इन्वेंट्री और क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो उसके बढ़ने से भाई रेशो फिर कम हो जानी है, दोबारा 1.4 पे आ जानी। तो हमने सिर्फ रेशो अच्छी करने के लिए ये किया है। कुछ समझ आई? अच्छा, देखिए सवाल में तीन लाइनें लिखी हुई हैं। नंबर 1, in the last 2 days before year end, management collected 2 million from debtors and immediately used to pay amount to creditors. अच्छा, अब इन दोनों की वजह से ना रेशियोज पे क्या फर्क पड़ा है, पहले वो निकालना था। आगे उसने फिर एक और बात लिख दी, कंपनी डेलिबरेटली पोस्टपोन्ड अ रूटीन क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज की वजह से तो दोबारा सिचुएशन वहीं पे आके खड़ी हो जानी है। तो असल में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की गेम से इन लोगों ने जानबूझ के खेला है ताकि विंडो ड्रेसिंग करे, और नीचे उसने बताया भी था विंडो ड्रेसिंग है। तो हमने जो कमेंट करके आना है कि कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन हैज नॉट जेन्युइनली इम्प्रूव। इसलिए ये नहीं है कि अब आपके पास पहले 1.4 रुपये पड़े हुए थे देने के लिए लाइबिलिटीज में, और अब 1.5 रुपया पड़ा हुआ है। ये जेन्युइनली इम्प्रूव नहीं हुई, ये जैसे ही अगला साल आना है दोबारा ये 1.4 पे गिर जानी है। डिस्पाइट द इंक्रीज इन करंट रेशियो, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ विंडो ड्रेसिंग फॉर द फॉलोइंग रीजंस। द वर्किंग कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट ही रहा है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वो 4 मिलियन ही रहा है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वो 4 मिलियन ही रहे। सिर्फ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हम ऐसे खेले हैं ताकि हम रेशो को बढ़ा दें। वाइल द करंट रेशो मैथमेटिकली इंक्रीजेस, मैथमेटिकली तो इंक्रीज कर गई है, लेकिन जब हम रूटीन क्रेडिट परचेज डिले कर दिए, असल गेम उसकी वजह से हुई है। जब हम अगले साल दोबारा रूटीन क्रेडिट परचेज करेंगे तो फिगर्स दोबारा वहीं पे वापस आ जाएंगी।
ओके, आगे चलें जी। बीटा बुतीक का राइवल्स विद आइडेंटिकल सेल्स ऑफ 2400 मिलियन, दोनों की सेल 2400 मिलियन है। अल्फा, अल्फा के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइल अप हुई हुई है, यहां से भी नजर आ रहा है। दोनों की सेल बराबर है। और रिलैक्स क्रेडिट पॉलिसी है, डेटर्स भी बहुत ज्यादा है इसके। तो मसला तो आपको मैंने क्लास में बता दिया था, करंट एसेट्स इसने बिला वजह हैवी रखे हुए हैं, कोई वजह नहीं है, ये मेन मसला था इस सवाल का। और ये लोग जस्ट इन टाइम मॉडल फॉलो करें, जस्ट इन टाइम मीन्स जैसे ही इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है लेके आ जाते हैं, कुछ ज्यादा स्टॉक लगाने की जरूरत नहीं है। और डेटर्स भी इन्होंने बहुत कम रखे हुए हैं ताकि कैश इनके पास जल्दी जल्दी आता रहे और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देते रहे। और उस कैश को फिर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते रहते होंगे। एंड हैज रेंटेड आउट ऑफ फैसिलिटी टू कीप देयर फिक्स्ड एसेट बेस मिनिमल। और फिक्स्ड एसेट अपने कम रखे हैं, रेंट पे चीज एक चीज को लिया हुआ है। ये वैसे कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, फिक्स्ड एसेट अपने ही होने चाहिए, लेकिन इस पे भी डिस्कशन करते हैं। इसने रेंट पे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर, क्विक रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले ये रेशियोज निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए आपको सेल दिया हुआ था और जीपी परसेंटेज दी हुई थी, वहां से आपने सेल और जीपी परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ सेल को आपने एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल से आपने इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लेना था। क्विक रेशो के लिए आपने, बेहतर है कि आप सबको जमा करके करंट एसेट्स को इसमें से अगर इन्वेंट्री माइनस करते तो बेहतर है 600 जमा 100 रुपया कर लेते, ये भी सही रहना था। और उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे बताइए, चाहिए पीबीआईटी। पीबीआईटी के लिए सेल पे परसेंटेज लगा के आपने जीपी निकालना था, और जीपी में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने थे, फिर आपका पीबीआईटी आ जाना था। और डिवाइड में चाहिए था आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, अल्लाह आपका भला करे, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, लेकिन इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमने टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स ये थे 1500 जमा कर, टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज हमने माइनस करनी थी। यहां तक कितने लोगों ने ये सही किया था, रेशो सही निकालनी थी। ओके, ये करने के बाद हमारी रेशोज निकल आनी थी। जी, रेशोज देखें, ये नीचे कैलकुलेशंस हमने शो की हुई हैं, जो सोल्यूशन हमने अपलोड किया। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, मैंने तो उन दोनों को जमा कर दिया, वो भी उसी के बराबर आना था, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, अब ये 8 दफा अपना स्टॉक बेच रहे हैं साल में, और ये सिर्फ 2 दफा बेच रहे हैं, तो इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर तो गड़बड़ है। याद रखिएगा, इसी सूरत में चेक कीजिएगा इन्वेंट्री डेज जो है, वो जो दोनों के आते हैं, इन्वेंट्री डेज जो है वो कितने दिनों में इन्वेंट्री बिक जाती है, वो बी का अच्छा होगा और ए का अच्छा नहीं होगा। तो ये पुअर रेशो है। क्विक रेशो, क्विक रेशो में, अच्छा इसकी क्विक रेशो इसलिए ज्यादा आ रही है कि इसके पास इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है। नहीं नहीं, इन्वेंट्री तो इसमें निकल जाती है, इसकी क्विक रेशो इसलिए ज्यादा आ रही है कि डेटर से जल्दी पैसे नहीं ले रहे हो, समझ आई बात। इसमें उनकी तो बात ही नहीं आती स्टॉक की, तो नहीं बोल ही नहीं रहे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक है दोनों का। अच्छा, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में एक का कम आ रहा है, दूसरे का ज्यादा आ रहा है। तो जब हमने वजह ही डिस्कस करनी है, उसने 2 सवाल पूछे हुए हैं, देखें जरा। उसने पहला सवाल पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द 3 एरियाज वेयर अल्फा इज फेलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ दीज bottlenecks रिजल्ट इन आरओसी। पहले कोई 3 रीजंस बताएं हाउ द अल्फा, वेयर अल्फाज मैनेजमेंट इज फेलिंग, जहां अल्फा मैनेजमेंट फेल हो गई है। अल्फा मैनेजमेंट दो बातों में तो सीधी सीधी फेल हुई है ना, अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा पाइल अप किया हुआ है और बेच नहीं पा रही टाइम पे, ये ओवर स्टॉकिंग की हुई है, यहां से फेल हुई है। इसी वजह से उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। और दूसरी फेल इस वजह से हुई हुई है कि डेटर से बहुत कम पैसे ले रही है, एक के 600 के डेटर हैं, दूसरे के 200 के हैं। अब डेटर की टर्नओवर रेशियोज तो थी नहीं कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते, वो तो मांगी नहीं थी उसने। और तीसरा, आप ये कह सकते हैं कि उसने रेंट पे लेके इतना कुछ कमा लिया है और तुम अपने एसेट खरीद के नहीं इतना कुछ कमा सके। देखें, इसके एसेट इतने ज्यादा नहीं है, इसके एसेट ज्यादा हैं, वो उसने वजह ऊपर बताई है। इसने रेंट पे लेके इतने इतना इतनी सेल कर ली 2400 मिलियन की, और तुम अपने एसेट खरीद के नहीं कर सके। ये 3 मसले आइडेंटिफाई करने थे।
और ये सारी चीजें आरओसी में को कम करने में इसलिए हेल्प वो कर रही हैं कि अल्फा जनरेट्स ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट एज बीटा, बट आरओसी इसलिए है कि इसने हैवी एसेट्स खरीदे हुए हैं। आरओसी इसलिए कम आ रही है कि इसने हैवी एसेट्स खरीदे हुए हैं। एक बार याद रखिएगा, जब हैवी एसेट्स आपने खरीदे हुए हैं तो हैवी एसेट्स के लिए कैपिटल एम्प्लॉय ज्यादा किया होगा, आपने लोन और इक्विटी ज्यादा ली होगी। तो इसकी आरओसी कम होने की वजह यह है कि इसके न्यूमरेटर तो दोनों के बराबर, पहले पहले ना चीजों को मैथमेटिकली देख लिया करें। इन दोनों के न्यूमरेटर तो तकरीबन बराबर हैं, लेकिन डिनोमिनेटर ज्यादा है। डिनोमिनेटर ज्यादा होने की वजह से आरओसी कम आ रही है। आपसे जब उसने कहा था कि आरओसी पे क्या फर्क पड़ा, तो आपको न्यूमरेटर दोनों के देखने चाहिए थे, डिनोमिनेटर देखने चाहिए थे। तो न्यूमरेटर तकरीबन दोनों के बराबर हैं, लेकिन डिनोमिनेटर एक का बहुत बड़ा है, मैथमेटिकली इसको देखना कहते हैं। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो उस बड़ा होने की फिर आपने पेपर में वजह सोचनी थी। डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह ये थी कि इस कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ एसेट्स में, लेकिन फिर भी सेल नहीं कर पा रही, तो एक लाइन डाल के आनी थी, इट इज नॉट इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स। असल में ये लाइन डाल के आनी थी, ये अपने एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रही। लिखा हुआ है हमने, दिस मैसिव डिनोमिनेटर डाइल्यूट्स अल्फाज रिटर्न। और एसेट्स यूटिलाइज नहीं करी इस वजह से। ये लाइन भी मैं सॉल्यूशन में डाल दूंगा जो फाइनल वाला होगा। अच्छा जी, आगे चलें। ऑन यकम जनवरी एपेक्स फाइनेंस परचेज ऑफ बॉन्ड्स खरीदे विद फेस वैल्यू ऑफ 20 मिलियन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 18.44 कैरिंग कूपन रेट ऑफ 8% एंड इफेक्टिव रेट ऑफ 10%। द एसेट्स वाज क्लासिफाइड एट amortized कॉस्ट विद इन 12 मंथ्स ईसीएल। इनिशियली 12 मंथ ईसीएल रिकॉर्ड किए हमने 4 लाख, और अगले 3 सालों में वो चेंज नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट इमर्ज ऑन यकम जनवरी 29। पहले 31 दिसंबर 26 तक का हमने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया सोल्यूशन में। वो आसान है, वो आप बना लेंगे, वो कोई मसला नहीं। 18440 से चले हैं 19247 तक आ गए हैं, ये कोई टेंशन नहीं। तो 19247 इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31/12/28। नेक्स्ट, आगे चलें जी। आगे है, यकम जनवरी 29 को हमें ये पता चला है कि हमें फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होना, और प्रिंसिपल सिर्फ 15 मिलियन रिसीव होने हैं। अच्छा, रिडेम्पशन वैल्यू उसने कोई बताई नहीं थी, बस फेस वैल्यू आपकी 20 मिलियन है, 20 में से आपको 15 मिलना है, तो कितना नहीं मिलना, 5। और इंटरेस्ट भी नहीं मिलना, इंटरेस्ट भी कूपन रेट वाला लेना है। अब वो जो हम लाइन बनाते होते थे, डेट, डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलना 1600 आपको 31/12/29 को, और 31/12/30 का इंटरेस्ट भी नहीं मिलना, और प्रिंसिपल भी नहीं मिलना आपको। तो ये टोटल अमाउंट्स हैं जो आपको नहीं मिलनी। अब इनको डिस्काउंट करते थे हम, रेज टू पावर -1, रेज टू पावर -2, डिस्काउंट करके ये ले आए। ये हमारा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस आता है। ये हमारा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है यकम जनवरी 29 का। हमने इसमें से 400 माइनस करना था। नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट वैल्यू में इफेक्टिव रेट आता है, कूपन रेट तो नहीं आता। असल में ना वो क्लासेस में आई के अपने जो सारे सवाल डाले हुए हैं, उसमें कूपन और इफेक्टिव रेट जो है वो सारा का सारा बराबर होता था। इस इस वजह से, इस वजह से वो ऐसा था, वरना जो है वो ये नहीं आता। क्लियर? अच्छा, अब आप देखें, पहली दो लाइनें देखें, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये बात तो मेरे ख्याल से लिखी भी होगी एक जगह पे। IFRS 9।
ये देखे ना, क्रेडिट लॉस, डिस्काउंटेड ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, पेज 13, ओके। पेज 13 पे देखें, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ओके। चलें। अच्छा, अब व्हाट इज द कैरी डाउन लॉस? द कैरी डाउन लॉस इज 6909। द कैरी डाउन लॉस इज 6909, बट व्हाट इज द लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड? दैट इज 400, सो द लॉस फॉर द ईयर इज 6509। लेकिन प्लीज, अब कैरी डाउन अमोर्टाइज कॉस्ट वाला 19247 है, और कैरी डाउन इम्पेयरमेंट लॉस 6909 है। इन दोनों का डिफरेंस, ये तो फॉर द ईयर P&L में जाना है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेके फिर इस साल का इंटरेस्ट निकलना है 10%। क्लियर जी? इसी तरह वो क्लास में वो एक सवाल, जो क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट के सवाल हमने किए थे, उसमें जो आखिरी सवाल था, उस जैसा सवाल था ये। ओके, आगे चलें जी। अच्छा, OCI मॉडल में, मुझे ये बताएं जरा, OCI मॉडल में बात करें। OCI मॉडल में उसने फेयर वैल्यू दे दी है 13,000। अब अगर फेयर वैल्यू दे दी है 13,000, तो इस 6247 की एंट्री बताएं सारे। इस 6247 की एंट्री बताएं। हाँ तो ठीक है, मार्क्स तो मिल जाएंगे काफी हद तक जी। असल में पुराना नहीं दिया हुआ ना, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, इसलिए मैंने नहीं डाला यहाँ पे। मुझे इसकी एंट्री बताएं कि 19 19240 की चीज 13,000 पे चली गई है, तो फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। 1 मिनट, इसको सारा ही ले लेंगे, नहीं 1 मिनट। हाँ इसको सारा ही ले लेंगे, हाँ हाँ ठीक है, वो बात आपकी सही है। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 6247। अब देखें, OCI में डेबिट गया 6247। अब मुझे कोई ये बताए कि इस मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस की क्या एंट्री थी? इस मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस की क्या एंट्री थी? इस मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस की क्या एंट्री थी? इम्पेयरमेंट लॉस, मैंने पेज खोल के दिखा दिया, पेज 15 किताब का। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट OCI क्रेडिट, इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी निकला हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी निकला हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी निकला हुआ है। ये फॉर द ईयर, एज ऑन नहीं, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, ये 6509 इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हमारी वो वाली पहली एंट्री हो गई, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, वो हमारी एंट्री हो गई 6247 से, 6247 से। और जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आया है इस मॉडल में, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, यानी OCI को गम डाला था, OCI से गम निकाल के P&L में डालना होता है भाई। ये था असल में। तो कम्युलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इधर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI भी मैंने आपको पेज भी दिखाया है। तो ये भी फॉर द ईयर से ही होगा, जो जो मेहनत करके पिछले में निकाल लिया हुआ है, जो मेहनत करके पिछले में निकाल लिया हुआ है 6509, जो मेहनत करके पिछले में लॉस निकाल लिया हुआ है। क्लियर? ये इन्वेस्टमेंट्स के कम होने की एंट्री, और ये इस मॉडल के अंदर जो है वो फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री। अब सवाल था कि OCI का बैलेंस कितना है इसके बाद। तो OCI में फिर 6247 डेबिट हुआ और 6509 क्रेडिट हुआ। तो इन दोनों को जब नेट करते, तो मैं कोशिश करूंगा सोल्यूशन में ये एंट्रीज भी डाल दूं समझने के लिए। तो 6247 डेबिट गया और 6509 क्रेडिट गया, तो ओवरऑल क्रेडिट बच गया। डन। इसमें ना बस एक छोटी सी बात थी, ये याद रखिएगा। जो एंट्री आपने इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कैलकुलेट की है आसान तरीके से, उसी फिगर को आपने इस मॉडल में एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, कामुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट नहीं करनी है एंट्री। उसकी एंट्री करनी है आपने इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। क्लियर? ओके, आगे चलिए। अगला था जी माय डियर, नोट बनाना था। अच्छा, ये जो नोट बनाना था, ये आपके सामने मैंने बनाया हुआ है।
ट्रेड रिसीवेबल 195 मिलियन के पाइनएप्पल से जानने वाले से। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट तो फिर कैरी डाउन किसी एक महीने का मैक्सिमम होगा ना, उसका कैरी डाउन से कोई ताल्लुक नहीं। और 22 मिलियन ओवरड्यू हो गया मोर देन 180 डेज। मैंने कहा था कोई ओवरड्यू हो जाए यानी कि टाइम से गुजर जाए तो उसको बस नीचे डिस्क्लोज कर दीजिएगा। और प्रोविजन है 15। अब मैंने आपको कहा था कि डेटर का कैरी डाउन आ रहा है 95, प्रोविजन है 15, तो 15 इज कंसिडर्ड डाउटफुल, पास पेपर का क्वेश्चन 2 किया था। और 80 इज कंसिडर्ड गुड। तो यहां से आपने शुरू करना था। बाकी तो सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए ये इंफॉर्मेशन थी 180 और 22 की। अब देखें, 15 के साथ आपने लिखना था कंसिडर डाउटफुल, पास पेपर क्वेश्चन 2 खोल के देखिएगा। और 80 के साथ आपने लिखना था कंसिडर्ड गुड। 1295 ला के 15 माइनस कर देना था, इसका नाम रख देना था नोट का ट्रेड डेट्स। और वो जो 180 है और 22 में ही मिलियन है उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना था नीचे। क्लियर? अच्छा, लोन रिसीवेबल आपके दो थे जिनको लॉन्ग टर्म लोन्स हम कहते थे। डायरेक्टर से लोन का डाटा आराम से अवेलेबल था। 90 प्लस 30 माइनस 18 ये, और पर्पस साथ शो करना था। 90 प्लस 30 माइनस 18 और साथ पर्पस शो करना था। बेहतर है इसमें आप ऐसा करते कि हेडिंग देते लोन रिसीवेबल की, फिर आप कहते लोन टू डायरेक्टर्स जैसे क्लास में किया था, और लोन टू जानने वाला। ये प्रॉपर एक सवाल क्लास में किया हुआ है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर। तो 102 इधर आ जाता, ये कैरी डाउन होता। और 102 का ये मूवमेंट आपने शो करनी थी और पर्पस शो करना था कि ये लोन किस लिए लिया, रिकॉन्सिलिएशन और पर्पस। और जो जानने वालों के लोन है उनके तो बस 5-6 डिस्क्लोजर होते हैं, वो आपको पता है, वो आपने देने थे। या पेज नंबर बता सकते हैं इस तरह का सवाल किस उसमें किया था, किस पेज पे किया था लेक्चर नोट्स के अंदर, फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें ये सारे डिस्क्लोजर एक सफे पे बनाए थे। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट, पेज 315। वो जो बना बनाया सवाल किया था हमने इसका। पेज 315। नहीं, नहीं, देखो, पेज 315 पे तो वो किया था ना। अच्छा, ये देखें, ये सवाल नहीं किया था क्लास में, वरना मैं नोट से दिखा देता हूँ। ये सवाल नहीं किया था क्लास में, क्वेश्चन 4 पेज 306। ये किया हुआ ना सवाल, क्वेश्चन 4 पेज, एक दो और स्टूडेंट कंफर्म कर दें, एक ने कंफर्म कर दिया। जी, तो ये देखें ना, इसमें ये इस तरह करना था, लॉन्ग टर्म लोन्स ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स और ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी, और फिर इस रिकॉन्सिलिएशन और पर्पस डायरेक्टर्स का, तो उसके ये वाला डिस्क्लोजर तो एज इट इज ये था बस। आगे चलें, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में तो बस अंग्रेजी फॉर्म में ही लिख देना था आपने ये सारा उठा के, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाकी आखिरी एक दो क्लासों में मैंने शरिया कंप्लाइंट का दिखाया था। शरिया कंप्लाइंट के बारे में उसने 3 बातें की हुई हैं। नंबर 1, एक तो ऑनगोइंग बैंकिंग रिलेशंस हमारे शरिया कंप्लाइंट बैंक से अच्छे हैं, यानी कि शरिया बैंक से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, एक ये हमने डिस्क्लोज करना होता है। दूसरा, जो उसने डाटा दिया था वो आप डिस्क्लोज कर देते हैं, रेवेन्यू उसने दिया हुआ है और एक्सचेंज गेन दिया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने आपको बना बनाया डिस्क्लोजर लास्ट क्लासेस में दिखाया था। तो इसमें से अब हमने कौन कौन सी लाइन उठानी थी? इसमें से हमने ये वाली लाइन उठानी थी। कौन सी वाली लाइन? पेज 268।
इस तरह हमने डिस्क्लोजर बनाना था, उसकी हेडिंग देनी थी शरिया कंप्लाइंट डिस्क्लोजर, और ये दो लाइनें डाल देनी थी, और दो लाइनें ऊपर मैं दिखाता हूँ कौन सी डालनी है, और ये डाल देना था द कंपनी मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद शरिया कंप्लाइंट बैंक्स, ये डाल देना। और ऊपर से ये पैरा डाल देना था, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिस्कशन तो बहुत लंबी हो जानी है ये अब, बाकी जोर के बाद रिज्यूम करनी पड़ेगी। अच्छा, ये शरिया कंप्लाइंट डिस्क्लोजर, रेवेन्यू फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट एक्सचेंज गेन अरोज और कंपनी मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद शरिया, तो ये तीन चार डिस्क्लोजर थे। आगे चलें। अच्छा, इसमें तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है IS 37 में, तो मैं देख रहा था कोई ऐसा सच ऐसा ही है। हाँ, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बस ये था कि इसमें आपने जो है ना, जो दूसरा वाला था, उसमें मोस्ट लाइकली वाला आपने लेना था। मोस्ट लाइकली। ये इसमें मोस्ट लाइकली 60% था, तो हमने कहा था मोस्ट लाइकली लेना है। बेहतर है एवरेजेस ना लगाएं। MCQs में तो सच कोई मुझे मसला नहीं लग रहा। क्लियर है, या किसी ने कोई डिस्कस करना है? क्लियर है, या किसी ने कोई डिस्कस करना है? क्वेश्चन 8 किसी ने नहीं पूछा, MCQ कोई? सोल्यूशन भी मैं शेयर कर लूंगा। Zenith Systems Limited is in financial statements for the year ended on Yakam Mars. Zenith entered into a 100 million contract to construct a highly customized asset with no alternate use. अच्छा, एक शर्त पूरी होगी, क्राइटेरिया थर्ड की। कस्टमर may terminate the contract at any time. However, Zenith is entitled to, हमने कहा था कॉस्ट और रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकें, तो बस ठीक है। PO सेटिस्फाइड हो रहा है ओवर टाइम, ये डिसाइड हो गया PO ओवर टाइम। कॉस्ट है 80 मिलियन और 48 मिलियन इस साल इनकर हो गई हैं। अब जरा वो जो P&L बना के, जरा जहां हम सेल और कॉस्ट डालते थे, तो वहां पे मुझे बताएं आप कि परसेंटेज हमारी कितनी है कंप्लीशन की। परसेंटेज हमारी कंप्लीशन की है 48 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 60%। तो हमने सेल 60% रिकॉर्ड करनी है। 100 × 60% इज इक्वल टू 60। सेल हमने 60% रिकॉर्ड करनी है। The contracts permit invoicing only when the cumulative progress reaches 70%। तो मुझे इनवॉइस सिर्फ तब कर सकते हो जब 70% काम कर दो, यानी कि तुम्हारे पैसे लेने का राइट सिर्फ तब बनेगा जब तुम मुझे 70% काम कर दो। तो 70% काम करने के साथ तुम्हारा रिसीवेबल लेने का राइट बनेगा। अगर तुमने 60% काम किया है तो रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या डेबिट करें, रिसीवेबल डेबिट करें या रिसीवेबल? 70% काम तो अगले साल पूरा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट, 60 की एंट्री होगी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट। मैंने कॉस्ट की एंट्रीज नहीं की थी क्योंकि रेक्टिफाइंग मांगी थी, तो ओरिजिनल और रॉन्ग रेक्टिफाइंग में वो दोनों एक ही जैसी थी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट। ओहो, एडवांस भी आया हुआ है 10%, वो मैंने रेवेन्यू में डाल दिया हुआ है। तो इस एडवांस की एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट हो गया। डन। अच्छा, सेल करते हुए आप लोग, मैंने वैसे दो एंट्रीज की हैं, ये देखें जितना कैश आया है। कैश 100 का 10% 10। और फिर सेल रिकॉर्ड करते हुए आप जो है वो ये एंट्री भी कर सकते हैं। सेल कितनी है? 60 की।
वैसे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट कर दें, वो पड़ी हुई है ना। हाँ, मैं सोल्यूशन को अमेंड कर दूंगा। और कॉन्ट्रैक्ट एसेट बैलेंसिंग ले लें, 50 का मैंने 60 किया था, ऐसे नहीं सही? बताएं। एडवांस आ गया हुआ ना टाइम का, तो सेल रिकॉर्ड करते हुए पहले कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म कर दें। और बाकी फिर अनकंडीशनल राइट तो एस्टेब्लिश हुआ नहीं, कंडीशनल राइट को डेबिट कर लें। लेकिन उसने रॉन्ग एंट्री क्या किया, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर दें टोटल 60 से, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट किताबों में पड़ा रहेगा। अब ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इस खत्म कर देना एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि चीजें तो डिलीवर कर दी हैं, बल्कि यही करना है, बेहतर नहीं ज्यादा, यही कर दें। नहीं, अब ये लाइबिलिटी तो नहीं ना, सेल तो रिकॉर्ड हो गई, लाइबिलिटी फिर किताबों में क्यों नजर आ रही है? सही है, ये पूरा 10 करें, इस तरह एंट्री करें। आप लोग 1 मिनट में सोल्यूशन डाउनलोड कर लें, मैं ग्रुप से जरा डिलीट करवा रहा हूँ। इस लेटेस्ट डिस्कशन के मुताबिक ना हम इसको कर लेंगे। जी, इंटरेस्ट का तो मैंने बता दिया, P&L में क्यों गया है। अस्सलाम वालेकुम, ये सोल्यूशन अभी ग्रुप से डिलीट कर दो, ये इन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया जो सेशन ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसको बाद में अभी अपलोड करेंगे। अच्छा जी। आगे फिर रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो हो जानी थी। ड्यूरिंग द ईयर जिनत मेड अ सेल ऑफ 50 मिलियन लॉयल्टी प्रोग्राम, 50 मिलियन की सेल की है। कस्टमर अर्न 2 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 स्पेंड। अच्छा, ट्रांजेक्शन प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस गुड्स की, और लॉयल्टी प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या लॉयल्टी प्रोग्राम। स्टैंड अलोन प्राइस इज 50 मिलियन एंड ट्रांजेक्शन प्राइस इज ऑल्सो 50 मिलियन। कस्टमर अर्न 2 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 स्पेंड, 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। इससे पता चल जाना था 100 की कितनी सेल हुई है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना था 2 पॉइंट से। अर्न 2 पॉइंट्स फॉर एवरी 100 स्पेंड, तो टोटल पॉइंट्स बताएं कितने निकल आए। टोटल पॉइंट्स 50 मिलियन डिवाइड बाय 100 इंटू 2 पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स कितने निकल आए? अच्छा, मैं खुद कर लेता हूँ। 1 मिलियन। 1 मिलियन हमारे पॉइंट्स निकल आए। अगर अच्छा, अगर 1 मिलियन पॉइंट्स निकल आए, तो ईच पॉइंट रिडीमेबल है 1 रुपए का डिस्काउंट देगा। इनिशियली 80% ऑफ पॉइंट्स वर एक्सपेक्टेड टू बी रिडीम्ड। अब इधर कितने आने थे? 1 मिलियन के 80% रिडीम होंगे। इसका मतलब है सिर्फ कितने पॉइंट रिडीम होंगे? 8 लाख। 8 लाख को मल्टीप्लाई कर देना था 1 से, तो 0.8 का डिस्काउंट देने की आपकी लाइबिलिटी है। डन। आगे फिर कैलकुलेशन उसी तरीके से होनी थी। नेक्स्ट, फिर ईयर एंड पर हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया। अब हमारा ख्याल है कि 90% पॉइंट्स रिडीम होंगे। ये जरा आप देख लें क्या करना है फिर। ईयर एंड पे हमारा एस्टिमेट रिवाइज हो गया कि अब 90% पॉइंट्स रिडीम होंगे। जब ईयर एंड पे हमारा एस्टिमेट रिवाइज हो गया कि 90% पॉइंट्स रिडीम होंगे, तो ईयर एंड की ये कैलकुलेशन सिखाई थी। पॉइंट्स रिडीम्ड आज तक गिवन है 4 लाख, ये देख लें, 4 लाख गिवन है। पॉइंट्स रिडीम्ड आज तक 4 लाख है। और रिडीम अब होने का एस्टिमेट है 9 लाख। इसका मतलब है हमारे कितने परसेंट पॉइंट्स रिडीम हो गए हैं? 44.44%। अच्छा, वो ओरिजिनल एंट्रीज उसी 80% की बेस पे करनी थी, वो आपको मैंने बताया था। 44. अब रेवेन्यू आपने जो रिकॉर्ड करना है, दैट इज 787,402 का 44.44% रिकॉर्ड करना है। क्लियर? 44.44% रिकॉर्ड करना है, क्लियर? 44.44% रिकॉर्ड करना है। 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 क्लियर? 44.44% रिकॉर्ड कर
किसी को मसला रह गया तो सवाल जवाब का जब मीटिंग रखेंगे तो उसमें पूछ लें। आगे चलें माडिया। लेकिन हमने कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट एंट्री कर लिया, वो तो आप खुद ही फिर देख लीजिएगा। अच्छा, अगला थोड़ा सा था टेक्निकल। जीनत कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई 300 यूनिट्स एट 5 लाख पर यूनिट। हमने वादा किया कि हम 3 लाख यूनिट बेचेंगे 5 लाख पर यूनिट के एतबार से। कंट्रोल ट्रांसफर ऑन शिपमेंट, तो जब शिपमेंट होगी तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। वंस यूनिट्स आर कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड बाय कस्टमर। ओ, जब वो कंप्लीट कर ले और हम अप्रूव कर दें तो कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट। भाई, कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट का मतलब मैंने बताया था एक एमसीक्यू में। इसका मतलब होता है कि एंटिटी का अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया है। एंटिटी का अनकंडीशनल राइट तब एस्टेब्लिश होगा जब एंटिटी चीज को कंप्लीट कर दे और कस्टमर एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, ऑडिटर की कहानी लग चलेगी, चले ठीक है। बाय द ईयर एंड 210 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड अप्रूव। आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना था 210 यूनिट्स का। ये रिसीवेबल डेबिट करना था 210, जरा 5 लाख। अच्छा, अब ओरिजिनल ऑर्डर में देखता हूं कितना आया। ओरिजिनल ऑर्डर, वो जो हम वर्किंग करते होते थे, ओरिजिनल ऑर्डर आया 300 का। आउट ऑफ विच 180 वर शिप, इसमें से 180 शिप हो गए। However, नो पेमेंट हैज येट बीन रिसीव्ड। हमारे पूरे साल अभी कैश नहीं आया। अनकंडीशनल राइट हमारा स्टेब्लिश हो गया हुआ है, लेकिन कैश नहीं आया। 210 हमें पसंद आ गए हैं, लेकिन उसके पास पड़े हुए हैं। कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो रेवेन्यू बुक होगा। ये भी सवाल में लिखा हुआ है। कंट्रोल ट्रांसफर होता है जब वो मुझे भेज दे। मैंने भी पसंद कर लिए हैं 210, तो ऊपर वाली लाइन के मुताबिक रिसीवेबल 210 का रिकॉर्ड होगा, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 180 का बुक होगा। अच्छा, 180 वर्शिप। However, no payment has yet been received. After delivery of 110 unit, the contract was modified. इसका मतलब है एकदम 180 की सेल रिकॉर्ड ना करें। 180 में से 110 जब डिलीवर हो गए थे, बाकी 70 बाद में हुए। 180 में से जब 110 डिलीवर हो गए थे, तो उस वक्त माय डियर हमने पता है क्या किया। हमने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया। यानी अभी कितनी डिलीवरीज पुराने ऑर्डर की बाकी थी? 190। 190 डिलीवरीज बाकी थी। आफ्टर डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज मॉडिफाइड और डिस्टिंक्ट का ऑर्डर किया। 75 न्यू कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर किया। उनकी स्टैंड अलोन प्राइस 480 थी, लेकिन हमें 440 के मिले। इसका मतलब है कि चीजें डिस्टिंक्ट है, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है। तो इसमें फिर वेटेड एवरेज निकालनी पड़ेगी। और अब हमारी टोटल डिलीवरीज बनेंगी 9 + 7 9 10 16 6 265। लेकिन भाई इस साल एक और डिलीवरी भी तो हुई है। 180 टोटल डिलीवर हुए हैं, 110 के बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ है, तो 70 और भी तो डिलीवर हुए हैं। तो ये जो 70 डिलीवर हुए थे, इनकी भी डिलीवरी लेनी थी। बाकी डिलीवरी जब मर्जी हो, मुझे क्या। आप बता दें, इन 110 का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना था 5 लाख के एतबार से। इन 110 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था 5 लाख के एतबार से। और इन 70 का रिकॉर्ड करना था मॉडिफिकेशन के बाद। तो इसलिए इन 70 का रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक वर्किंग की है, देखें। हमने कहा है कि 190 जो पुराने रह गए हुए हैं, 190 वो होंगे 5 लाख पे। और ये जो नए 75 आए हैं, ये होंगे 4,40,000 पे। इसलिए अब हमारी वेटेड एवरेज सेल प्राइस आ गई 483,019। जब वेटेड एवरेज प्राइस 483,019 आ गई, तो 483,019 पे ये बकाया 70 की डिलीवरी होनी है। टोटल तो 180 डिलीवर हुए हैं ना। अब हमारी इनकी सेल बुक होनी थी 33.8 मिलियन पे। तो देखें, अब हमने जो कंबाइंड एंट्री मारी है, हमने रिसीवेबल बुक किया है ओरिजिनल एंट्री में 210 इंटू 5 लाख पे। डेट्स दी हुई थी ना। रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है पहलों का 55 पे और अगले 70 का 33.8 पे। और बैलेंसिंग आ गया कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि रिसीवेबल हमने हैवी बुक कर लिया हुआ। और गलती से हमने, अच्छा, हमने जो बाद में 70 डिलीवर किए ना, उनके अकाउंटेंट ने एंट्री सही नहीं की। क्यों? एडिशनल यूनिट्स वर ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। भाई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आप सिनेरियोज तीनों जाके देखें।
सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले वाले को नाम दिया था, और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में फिर आप रेवेन्यू पुरानी वाली सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करते रहते हैं। एडिशनल यूनिट्स को हमने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझा है, और रेवेन्यू सिर्फ 180 का रिकॉर्ड किया। अब ये ना कहिएगा अकाउंटेंट ने 180 का रेवेन्यू सही प्राइसेस पे रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि उसने ये जो 70 का ऑर्डर दो, ये जो 175 का ऑर्डर पकड़ा है, उसने समझ लिया ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। किसी को याद आ रहा है पहले सिनेरियो का नाम हमने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रखा था? तो अब ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो पहले 3 सिनेरियोस का ना एक डिब्बा बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर, वो उस पेज पे जाके आप लोग देख लें। आगे चलें जी। ठीक है, अब अकाउंटेंट की एंट्री तो हो गई। कंसोलिडेशन में चीजें तो काफी सारी थी, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्कसेबल तो कोई भी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह सोल्यूशन से आपको समझ आ जाएंगे, ना ही तो फिर वो सवाल जवाब का सेशन रख लेंगे, उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है। बस एक बात थी टेक्निकल, वो मैं जरा आपको बता दूं, वो ऐसी आपको तंग करने के लिए डाली थी। असल में ना हमारे जो सवाल आते थे, उन सवालों में पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट, पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट, वो तीनों ही रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करे होते थे। तो हम कोई नहीं, हम ओसीए सबकी ले लेते थे, कोई मसला नहीं। लेकिन इस सवाल में एक अजीब चीज डाली थी, जो ऐसा चाहिए कि अपने भी कभी टेस्ट नहीं की। अगर पेरेंट और सब्सिडरी किसी चीज के अंदर, फर्ज करें पेरेंट IS 38 में, किसी भी चीज में पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, IS 16 में या IS 38 में, और सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, और एसोसिएट कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, तो हमने क्या करना होता है इसमें? अगर तीनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें फिर तो तीनों का ओसीआई आ जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं। अगर तीनों रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें, तीनों का ओसीआई आ जाएगा, जो पासओवर में करता है। अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करे, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज करी है, और एसोसिएट भी कॉस्ट मॉडल यूज करिए, अब हम क्या करेंगे? एक्सलेंट, सिर्फ एस को पी के मॉडल पे लाएंगे। क्वेश्चन 1 में हमने ऐसा नहीं किया था, हम एस को सिर्फ लाए थे, ए का डाटा नहीं था उसमें अवेलेबल। इधर मैंने ए का डाटा भी दिया। ड्यूरिंग द ईयर टीएल रिकॉर्डेड अ सरप्लस ऑफ 120 मिलियन इन ओसीआई, टीएल ने ओसीआई में सरप्लस रिकॉर्ड किया, ये तो पेरेंट अंडर IS 38। while P and LL which follow cost model would have recorded a surpluses of 75 and 50। ए को नहीं लाना होता। हाँ, अगर दोनों खुद रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते तो फिर आपने दोनों को ले आना था, वो कोई मसला नहीं। इसलिए ए को हमने ए का ओसीआई इग्नोर करना था, बिकॉज ए ऑलरेडी किस मॉडल पे चल रही है? कॉस्ट मॉडल पे। इन द सेम ईयर टीएल रिकॉर्डेड अ फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 30 मिलियन इन द ओसीआई ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड एफईटी ओसीआई। उसमें तो कोई मसला नहीं, ये तो कर देना था। डन। और तो कोई चीज नहीं थी इस सवाल में। आगे चलें। लीज। और जगह फरवरी 2024 लीज में कॉस्ट थी 70 मिलियन, फेयर वैल्यू थी 90 मिलियन। जगह फरवरी वीएमएल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अल्फा फॉर द यूज ऑफ इंजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 साल। हाँ, जाफराबाद है। अच्छा, 2.5 साल को जब आपने डिवाइड करना था ना, रेंटल की भी वो ले सकते थे। जब आपने 2.5 साल को डिवाइड करना था ना 6 ईयर्स से, तो 2.5 साल को 6 ईयर्स पे डिवाइड करने की वजह से, और बाकी टेस्ट भी लगा लेते, आपको पता चलना था ये ऑपरेटिंग लीज है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री करनी होती है। ऑपरेटिंग लीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री करनी होती है, पीपी में शिफ्ट करना होता है इन्वेंट्री को। जी गुड। आपने 70 को क्या करना था? आपने 70 को से एंट्री करनी थी पीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू को नहीं फिर लेते। अच्छा, ये ऑपरेटिंग लीज हो जानी थी। ऑपरेटिंग लीज में कॉस्ट ये हो जानी थी, और रेजिडुअल वैल्यू जो आपने लेनी थी, वो लेनी थी, अल्लाह आपका भला करे, कितनी आ रही है, किधर आ रही है? रेजिडुअल वैल्यू आपने लेनी थी 22 मिलियन। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड करना था आपने इकोनॉमिक लाइफ पे नहीं, यूजफुल लाइफ पे, इंटू 11/12। और आईडीसी को आपने डिवाइड करना था लीज टर्म पे, आईडीसी को डिवाइड करना था लीज टर्म पे। ठीक है, और रेंटल्स की कैलकुलेशन तो आसान थी, मार्केट रेट इग्नोर करना। आगे।
VML एंटर्ड, आपको छोटी मोटी जो गलतियां आपने की हैं वो आप खुद ही सोच लें क्या की होंगी। ऑन जेकब अप्रैल VML एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बीटा लॉजिस्टिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब इसमें आपने 5 डिवाइड बाई 6 फाइनेंशियली साबित होगी। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर इतने, रेट इम्प्लिसिट इज 12%, वेयर प्रिवेलिंग रेट मार्केट का भी 12% है, फिर तो कोई मसला ही नहीं। इसमें रेंटल मिसिंग थे, जब रेंटल मिसिंग थे तो आपने एक फॉर्मूला लगाना था। अच्छा, आपको पता है कि वैसे रेजिडुअल वैल्यू जो गारंटी हुई हुई है, वो रेजिडुअल वैल्यू जो गारंटीड थी वो थी, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड 20। लेकिन हमने क्या करना था, लेसी की गारंटी, लेसी की 9 लेनी थी, और फिर ये लेसी के एसोसिएट वाली 7 लेनी थी, ये लेनी थी 16। लेसर की 4 इग्नोर करनी थी, क्योंकि 22 - 16 जवाब आ जाना था 6, उसी 6 में ये 4 शामिल था। तो 6 आपने यूजीआर भी ले लेनी थी। और ये जो आईडीसी है ना, यहाँ फाइनेंस लीज में मैन्युफैक्चर डीलर्स में इसको एक्सपेंस में डालते हैं, इसको एक्सपेंस में डालते हैं। और बाकी रेंटल मिसिंग थे, रेंटल मिसिंग का तो आप लोगों ने निकाल लेना था, वो कोई मसला नहीं, सोल्यूशन में भी देख लेंगे हो जाएगा, वर्किंग जीरो करके। हाँ जी। बाकी इसमें देखें, उसने हमें राइट टू यूज नहीं दिया, वो जो आखिरी क्लास में हमने डिस्कशन की थी, राइट टू ऑपरेट नहीं दिया हुआ। तो जब राइट टू ऑपरेट नहीं दिया हुआ तो ये लीज ही नहीं है। तो जब लीज ही नहीं है तो दो किराए थे, एरियर में पे होने थे मंथली। 15 नवंबर शुरू हुई थी, तो पहला किराया 15 दिसंबर को पे होना था। तो हमें जब रिसीव होना था, हमने एंट्री करनी थी कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, और अगला किराया रिसीव होना था अगले साल 15 जनवरी को। वो फिर हमारे साल से बाहर है, तो बेहतर है कि आप 31 दिसंबर को एक एंट्री कर देते, इसका आधा करके रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। थर्ड वाले में हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे कि आगे के लीज नहीं, हाँ एक दो लाइन में लिख दीजिएगा ये रीजन के, इट इज नॉट अ लीज। वैसे एंट्री उसने मांगी हुई है, कोई रीजन नहीं पूछी हुई। आईडीसी तो एक्सपेंसेस में चली जानी थी तीसरे के अंदर। जी ठीक है जी, ओके। अब निकालें टेस्ट 17। अच्छा जी, टेस्ट 17 में माय डियर, एक तो ये बात थी जो जहन में रखनी थी कि अम, असल में ना हमने क्या कहते हैं, पेरेंट का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ था, पेरेंट का प्रॉफिट दिया हुआ था, और ग्रुप ईपीएस मांगी थी। तो ये जो सब्सिडरी और एसोसिएट का प्रॉफिट था ना, इसकी हमने अब बात करनी है, सब्सिडरी और एसोसिएट का प्रॉफिट। सेकंड लास्ट में, नहीं नहीं, हम इसको टाइप 1 नहीं लेंगे ना, हम टाइप 1 ले नहीं सकते। आई मीन, वो तो उसने समझा ना इसको, वो उसने इसको ट्रीट किया है, वो अकाउंटेंट का बता रहा था, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है चीजें डिस्टिंक्ट हैं, और प्राइस स्टैंड अलोन, प्राइस स्टैंड अलोन नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में तो अकाउंटेंट ने गलत ट्रीट किया है, हमें इसको दूसरा सिनेरियो लेना चाहिए था। जी क्लियर आपको हो गया? वो तो अकाउंटेंट फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ है ना आखिरी लाइन, जहाँ अकाउंटेंट ने कैसे ट्रीट किया है। अच्छा, तो अच्छा इसमें ना, उसने लिखा हुआ है, आमतौर पे ना पेरेंट ने सब्सिडरी और एसोसिएट को अपनी किताबों में कॉस्ट मॉडल पे रखा होता है, इसलिए वो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स अपने प्रॉफिट्स में डाल नहीं रहा होता। लेकिन इधर उसने लिखा हुआ है कि एसोसिएट को हमने रखा हुआ है इक्विटी मेथड पे। जब एसोसिएट को ऑलरेडी इक्विटी मेथड पे रखा हुआ है ना, तो पेरेंट के प्रॉफिट में जो ऊपर गिवन था उसमें एसोसिएट का प्रॉफिट शामिल था, बस हमने सब्सिडरी का प्रॉफिट डालना था इसमें। इस तरह वैसे आई के प्रेस नहीं करेगा, कोई चांस नहीं है। हमने सब्सिडरी का प्रॉफिट डालना था, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट था 40, ये 6 महीने का था, ये साल का नहीं था। तो लिखा हुआ एक्विजिशन के बाद वाला 40 का 80% हमने अपने प्रॉफिट पर डाल देना था, एक ये बात थी। बाकी कैलकुलेशंस तो वही घिसी पिटी थी सारे सवाल के अंदर, उसमें कर लीजिएगा, सोल्यूशन देके को मसला है मेरे से पूछ लीजिएगा। ये दो लाइनें मैंने डाली थी, ये जरा समझने की कोशिश करें कि एलटीएल कैरिड आउट अ शेयर स्प्लिट साल के बाद, अगर साल के बाद शेयर स्प्लिट करना है वो भी एडजस्टिंग इवेंट है। एलटीएल कैरिड आउट अ शेयर स्प्लिट एंड अ शेयर फेस वैल्यू बिकम्स नाउ 10। अच्छा, पहले शेयर था 10 रुपए का, अब 10 रुपए का एक शेयर था, अब हमारे पास 2 रुपए का शेयर हो गया। अब जरा सोच के बताएं कि अब हमारे पास अगर 10 रुपए का एक शेयर था, तो 2 रुपए के सोचे हमारे पास कितने शेयर होंगे। एक्सेलेंट, 2 रुपए के हमारे पास 5 शेयर होंगे।
तो ये स्प्लिट ये था, एवरी वन बिकेम फाइव, इसका मतलब है फोर न्यू। डन। आगे चले पॉइंट 11 में। पॉइंट 11 में अब क्या हुआ कि ये सिनेरियो, अब आगे चलें। अब हमारे पास जो है वो, अब हमारे पास शेयर है 2 रुपए वाला। अब हमारे पास शेयर है 2 रुपए वाला। अब हमारे पास 2 रुपए वाला एक शेयर है। अब हमारे पास 2 रुपए वाला एक शेयर है। तो कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन में क्या हुआ? कंसोलिडेशन में हमारे पास 6 रुपए वाला शेयर आ गया। आप बताएं 2 रुपए वाले कितने शेयर मिलाने पड़े होंगे कि एक शेयर 6 रुपए का बना? 2 रुपए वाले कितने शेयर? तीन। तो हमारे पास तीन शेयर जो है वो मिलाने। अब carried out a share consolidation and the face value became now 6। अब every वन became 3 या every consolidation हो गई है? every 3 became 1। अब every 3 became 1, इसका मतलब है हमारे पास 2 रुपए वाला एक शेयर था। हमारे पास 2 रुपए वाला एक शेयर था। अब हमारे पास 6 रुपए वाले शेयर हैं। तो 2 रुपए वाले तीन हमें मिलाने पड़े होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास कंसोलिडेशन की वजह से लॉस्ट कितने हुए? लॉस्ट दो हुए। क्लियर है? इसी तरह मैंने कराया, समझ आ गई? और भाई ईयर एंड के बाद मार्केट प्राइस वाले इशू को तो आपने इग्नोर करना था, क्योंकि मार्केट प्राइस वाले इशू की वजह से कोई ऐसी बात नहीं होती। इसकी वजह से तो प्रॉफिट भी, अर्निंग बूस्ट होती है। तो ये तो रीस्टेट होती ही नहीं इसकी वजह से। और आगे नोट बना हुआ है, नोट तो देख लीजिएगा। अच्छा, नोट में याद रखिएगा, सिर्फ वहां तक डेटा लेंगे जब जब कभी ईपीएस डाइल्यूट हो रही है। अगर ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रही तो वो डेटा नहीं लेंगे। ये नोट बनाने में जरा देखें। नोट बनाने में हमारी वही वर्किंग हेल्प करती है ना, वर्किंग 3.1 जो होती है हमारी, थ्री थ्री वर्किंग थ्री हेल्प करती है। तो नोट बनाने में हमने पहले साल तो सारी चीजें लेनी थी। पहले साल तो सारी चीजें लेनी थी। वजह यह है कि यहां तक हमने नोट बनाने में सारा डेटा लेना था, क्योंकि सारे डाइल्यूटिव थे। लेकिन ये हमने नहीं लेना था नोट बनाने में, बिकॉज इसके अंदर जो है वो एंटी डाइल्यूशन हो रही थी। तो नोट बनाने में फिर इसको हमने एज इट इज यूज कर लेना था। आसान हो रही है? मैं जरा पॉज कर रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए। जी, ऊपर वाला दूसरा साल है और नीचे में रिस्टेट हुई हुई है। सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई एरर तो नहीं आइडेंटिफाई करे ना, ये बता रहे हैं बस बात। अच्छा जी। अब जो है वो, जी आवाज आ रही है मेरी? ओके। Nova is a listed company operating in the flood retail and logistics sector. Food retail, sorry, food retail and logistics sector. The group sources agriculture products from independent suppliers in developing countries and distributes finished goods through temperature controlled logistics centers. NLG prepares its financial statements in accordance with IFRS and is required to apply IFRS Sustainability S1 for the first time for the year ended 31 December 2026. During during the year, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? साइबर सिक्योरिटी ब्रीच अफेक्टेड कस्टमर्स, ये मैंने पहली दो एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं। आप लोगों को आवाज आई है मेरी? मेरी आवाज आई है आपको? पहली दो एडजस्टमेंट्स मैंने पढ़ी हैं। नहीं आई आवाज? अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं फिर, इस सवाल को ना आप लोग एक दफा कर लें। कल मैंने जो है वो पेपर्स जो आप लोग कर रहे हैं उसमें जो एरर्स हैं वो बतानी है।
तो उसके साथ इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इस सवाल को, ठीक है जी। ओके। हाँ, और कंसोलिडेशन के सवाल में ना वो एक छोटा सा मसला हो गया था, एक डाटा अवेलेबल नहीं था कंसोलिडेशन के सवाल में, वो मैं आपको बता दूं। कंसोलिडेशन के सवाल में ना आप वो निकालें एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आप देखें, 3 million shares were issued and recorded at 24 per share being the market price on the date of issue, whereas fair value on the acquisition date was 22 पर शेयर। नहीं, तो इसमें क्या मिसिंग है? अब 15 million shares were issued and recorded at 24 पर शेयर being the market price on the date of issue, whereas the इसमें क्या चीज मिसिंग है? इसमें है कॉस्ट मिसिंग है। कौन सी कॉस्ट मिसिंग है? 15 million shares were issued and recorded at 24 per share being the market price on the date of issue, whereas the fair value, किसकी कौन सी कॉस्ट मिसिंग है? एडजस्टमेंट 4 में, on Jacobs General TL acquired 15 million shares in LL by share exchange of one of for every two shares of LL। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, इसमें इसमें मिसिंग है। ओके, एसोसिएट की, ठीक है, फिर वो लेटेस्ट 24 वाली थी, वही यूज कर लेनी थी। ओके, बस वो ऊपर फिर चुप, हाँ, .4 के अंदर जो है वो मिसिंग है, आप सही कह रहे हैं। फिर वो पेरेंट के शेयर की बस लेटेस्ट ये 24 अवेलेबल थी, आई कैप देगा इंशाल्लाह। बार वैल्यू ले ली थी बस, ठीक है, वो गलती हो गई, उसको छोड़ें, अब वो आई कैप देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ले लेनी चाहिए थी, ये ले लेनी चाहिए थी, सवाल में गलती होगी बनाने में, ठीक है। और उसमें क्या आप मसला कह रहे थे अभी? उसमें वर्किंग क्या हाईलाइट होगी, यानी कि एक करंट ईयर की वर्किंग थी जिसमें 4 सालों का था, एक पिछले साल की वर्किंग थी ईपीएस में। ये जो ऊपर वाली है ये करंट ईयर के लिए है, और कंपैरेटिव के लिए नीचे वाली वर्किंग है। इसमें अब क्या कहा जा रहा था? चलिए ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।